उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आज आपकी आवाज में बात करेंगे नक्सल आग की। सवाल यह है कि ये आग आखिर बुझती क्यों नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि इस आग में घी डालते हैं वो दिमाग जो दंडकारण्य में नहीं बल्कि दिल्ली में बैठते हैं। एक खूंखार नक्सली ने जब सरेंडर किया तो यह खुलासा हुआ कि समाज सेवा को चोला ओढ़ने वाले कुछ चेहरे ऐसे हैं जो नक्सलियों के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में सजे शिक्षाविद नक्सलवाद को फैलाते भी हैं और इस सोच की नई पौध को पालने का काम भी करते हैं। हालांकि एक इनामी नक्सली और खूंखार नक्सली के मुंह से जो नाम सामने आए हैं वो नए नहीं हैं। वो जब जब दंडकारण्य नक्सलवाद की आग में जलता है तब तक उनकी मौजूदगी एक साए की तरह बड़े बड़े मामलों में सामने आती है। तो फिर माना क्या जाए कि जिस नक्सलवाद की आग में देश के कई सूबे जल रहे हैं, क्या उसको हवा दिल्ली में बैठे दिमाग देते हैं? और सवाल यह भी है कि जब बार बार इस तरह के खुलासे हो रहे हैं तो फिर ठोस कार्रवाई हो क्यों नहीं पा रही? आखिर अड़चन है कहां? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है और ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी कसते हैं। विश्वसनीयता की 4 कसौटियां हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बुरकापाल घटना का कुछ बता पाएंगे? कैसे घटना हुआ तो क्या? बुरकापाल घटना में सर हम लोग को बुला के ले गए सर। हमारे जनमिलिशिया के एक सदस्य कमांडर था। ले जाने के बाद वहाँ जैसे फायरिंग शुरू हुआ वैसे हम लोग को पीछे रखे और एक मेरे को एक इंचार्ज राइफल भी दिया तो 12 बोर लेकर उस सामने लड़ने गया। हम लोग को पीछे रखा। उसके बाद तुम लोग भी हम लोग फायरिंग करते वैसे तुम लोग भी फायरिंग करने के लिए हम लोग को भी बताया। देश की आंतरिक सुरक्षा के दुश्मनों के दड़बे का बादशाह था ये नक्सली। पोडियम पंडा ने सरेंडर के बाद जो खुलासे कैमरे पर किए हैं उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिशों की लंका किस कदर दहक रही है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में। लेकिन उससे कहीं ज्यादा गंभीर खुलासे सरेंडर के बाद पोडियम पंडा ने किए हैं। वो खुलासे जिनसे एक बार फिर से उन दिमागों की देश विरोधी गंदगी की सड़ान सामने आ रही है जो राजधानी दिल्ली में बैठकर नक्सल आग को हवा देने की हठधर्मिता पाले हैं। खुलासा बड़ा हुआ है और ऐसा हुआ है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता का सबब है और पहले भी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 2010 के ताड़मेटला कांड और हाल ही में हुए सुकमा के बुरकापाल हमले में शामिल रहा पोडियम पंडा ने पूछताछ में बताया है कि दक्षिण बस्तर के टॉप नक्सल लीडर से दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और समाजसेवी बेला भाटिया की मुलाकात उसने करवाई। पोडियम पंडा का दावा है कि बड़े नक्सली नेताओं नंदिनी सुंदर और बेला भाटिया के बीच वो इकलौती लिंक था। पोडियम के मुताबिक वो इन दोनों को सुकमा के घने जंगलों के बीच नक्सली नेता रमन्ना, हिडमा और पापा राव आयातू से कई बार मुलाकात के लिए ले गया है। और सबसे अहम बात यह कि इस खुलासे की तस्दीक बेला भाटिया का वो बयान करता है जिसमें वो कबूल करती हैं कि पोडियम पंडा को जानती हैं और उन्होंने नक्सलियों के गढ़ में कई दिनों रात गुजारे हैं। इसमें ऐसा है कि ये 2008 की, जितना मुझे याद है 2008 या 9 की बात है। तो मैं बस्तर में आया जाया करती थी। उस समय मैं दिल्ली में एक शोध संस्थान है CSDS, मैं उसमें फैकल्टी मेंबर थी और मैं ये मेरा शोध का विषय था। हाँ, तो बच्चों पे मैं लिख रही थी। तो मैं उस दौरान जितना मुझे याद पड़ रहा है कि मैं पहले मनीष कुंजम जी को भी इंटरव्यू की और उसके बाद में वो जो पूरा जो क्षेत्र है जगरगुंडा तक, हाँ, वहाँ पे बहुत कुछ उसका न्यूज में वो रहता था। तो मैं चाहती थी कि एटलीस्ट इस एरिया की किसी भी जो लोकल लीडर है उनसे मैं बात करूं और उनसे भी उधर का के बारे में समझूं। मैं पंडा जी आए थे और फिर मैं चिंता गुफा गई थी और उनसे मेरी काफी लंबा मेरा उनसे बातचीत हुआ था। वो चिंता गुफा गांव के बारे में, वहाँ के आदिवासी लोगों के बारे में।
बेला भाटिया का दावा है कि दंडकारण्य में दाखिल होने का उनका मकसद शोध का था, लेकिन जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो शोध और सदाचार की लाइन के बीच एक बड़े सवाल की तरह खड़े हो गए हैं और कंफ्यूजन बरकरार है। जानकारी के मुताबिक पुलिस अब पोडियम पंडा के इसी खुलासे के आधार पर तारीखवार पूरा डेटा तैयार कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा सबके सामने होगा। डेटा तैयार होगा, कार्रवाई भी होगी, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई देश के दिल में बैठकर बड़े बड़े शिक्षाविद और समाजसेवी अपने छद्म के छाते में लोकतंत्र को समेटने की साजिश रच रहे हैं। प्रोफेसर नंदिनी सुंदर का नाम भी छत्तीसगढ़ के लिए कोई नया नहीं है। इनका नाम नवंबर 2016 में तब सुर्खियों में सामने आया जब टंगिया ग्रुप के लीडर सोमनाथ की हत्या के आरोप में मामला दर्ज हुआ। नंदिनी सुंदर के साथ ही साथ जेएनयू प्रोफेसर अर्चना प्रसाद समेत 6 लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। अब पोडियम पंडा के नए खुलासे के बाद सवाल गंभीर हो गए हैं और सवाल यही कि क्या नक्सलात को दिल्ली में बैठे दिमाग हवा दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो फिर इन्हें कानून के सीखों में खींचने में देरी क्यों हो रही है। जगदलपुर से अविनाश प्रसाद, रायपुर से सुधीर त्रिपाठी की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल बड़ा है और सवाल ये कि जो नक्सलवाद की आग छत्तीसगढ़ में लग रही है या देश के तमाम सूबों में लग रही है, क्या उससे हवा दिल्ली से मिलती है। हमारे साथ कई खास मेहमान हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2 बयान सुनने पड़ेंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आज हम किस सोच के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक नक्सली जो बुरकापाल और ताड़मेटला जैसे हमलों में 100 जवानों से ज्यादा जो है उनकी शहादत का कारण बना, उसके बारे में खुद को समाजसेवी बताने वाली बेला भाटिया क्या सोचती हैं, आप सुनिए। ताड़मेटला की घटना जिसमें 26 हमारे 76 जवान शहीद हुए थे, और ये रिसेंटली जो बुरकापाल की घटना है जिसमें हमारे 25 जवान शहीद हुए हैं, इन दोनों घटनाओं में इसकी प्रॉपर संलिप्तता थी। बुरकापाल घटना में इस तरह बताया है कि ये अपने एक राइफल भी इसको दिया गया था एहसास, और 8 राउंड दिया गया था। इसमें 2 राउंड इसने फायर किया और बाद में घटना खत्म होने के बाद में इसने राइफल वापस कर दी थी। तो इसकी पूरी संलिप्तता रही है। बाकी टोटल जो नंबर ऑफ केसेस है 19 केसेस है पोडियम पंडा के खिलाफ में। तो इस उद्देश्य से मैं चिंता गुफा गई थी, और उस दौरान जब मैं गई थी तो मुझे याद पड़ रहा है कि ये पांडा उस समय घर में नहीं थे, और वो मुझे लगता है 1 दिन के बाद आए थे, और उस समय भी उन पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा दबाव था। मतलब क्योंकि वो एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे और उस पूरे एरिया में वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। लोग भी उनको बहुत चाहते थे और उनकी भी एक समाज के प्रति एक जवाबदेही वो अपनी समझते थे। और जो भी समाज में कई तरह की उत्पीड़ना होती थी। तो देश के 100 जवानों को शहीद कर देने वाला इंसान समाज के प्रति जवाबदेही वाला और प्रतिमान किसी को नजर आने लगे, तब सवाल बड़ा हो जाता। चलिए आपको बताते हैं कि बेला भाटिया हैं कौन। बेला भाटिया नक्सल प्रभावित इलाकों में समाज सेवा का दावा करती हैं। बेला भाटिया ने पुलिस पर आदिवासियों के शोषण के गंभीर आरोप लगाए, कई बार लगाए। बेला भाटिया पर नक्सलियों की मदद करने के आरोप लगते रहे हैं, और बेला भाटिया ने कबूल भी किया है कि उन्होंने कई बार नक्सलियों से मुलाकात की है। पोडियम पंडा के साथ वो अंदरूनी नक्सल इलाकों में गई थी। बेला भाटिया ने चिंता गुफा, जगरगुंडा और ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में काफी वक्त बिताया है। आईजी एसआरपी कल्लूरी के साथ विवाद के बाद वो सुर्खियों में आई बेला भाटिया, और इस तरीके से पूरा उनका विवादों से नाता रहा है। नंदिनी सुंदर भी सुर्खियों में है, उनके बारे में बताते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है नंदिनी सुंदर। नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुलूम को बंद करवाने में भूमिका निभाई। नंदिनी पर नक्सलियों का समर्थन करने का आरोप लगा, और टंगिया ग्रुप के लीडर सोमनाथ की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ। नंदिनी समेत 6 लोगों पर ये आपराधिक मामले दर्ज किए थे। नंदिनी सुंदर कई बार राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। तो ये तस्वीर बनती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जब ऐसे हालात बनते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में जो आग लग रही है वो दिल्ली से ऑपरेट होती है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं। नरेश गुप्ता, नेता बीजेपी, घनश्याम राज तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, संजय पराते, नेता सीपीआईएम, और हिमांशु द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। और इस चर्चा में हमारे साथ पीएचक्यू के आईजी एसआरपी कल्लूरी साहब भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। नरेश गुप्ता जी, जो तस्वीर पूरी बन रही है
और जिस तरीके से एक इनामी नक्सली, एक वो नक्सली जो कलेक्टर के अपहरण की साजिश रचता है, एक वो नक्सली जो 100 जवानों की शहादत में उनके खिलाफ हमला करने में हिस्सा लेता है, राज्य के खिलाफ आंदोलन छेड़ता है, वो अगर किसी को समाज सेवा का प्रतिमान दिखे तो क्या फिर ये जो पूरा आंदोलन है कहीं और से ऑपरेट हो रहा है? देखिए, ये तो बहुत मुझे वर्षन देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये पूरा आंदोलन कहीं और से ऑपरेट हो रहा है। इस आंदोलन में मास्टरमाइंड कहीं और है, जिनको इस देश और इस प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है, उनको देश की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ देश को डी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर कहीं कोई दूसरी सोच नहीं हो सकती। ये वाकई में राष्ट्र के विकास के विरोधी है और ये संविधान का आदर करना भी नहीं चाहते, ना आदर करना चाहते हैं। जी, घनश्याम राजू तिवारी जी, कांग्रेस कई बार जब नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन होता है या कोई बड़ा ऑपरेशन सामने आता है, आप लोग सुरक्षा बलों के खिलाफ सवालों का स्टैंड लेकर सामने आ जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके के बयान सामने आए तो क्या आप लोग कभी सोचते हैं कि इसकी जड़ में क्या है, कहां से चीजें ऑपरेट हो रही हैं? देखिए अजय जी, जो विषय आज पर डिबेट का कारण बना है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के विषय में जो बातें सामने आ रही है और जो डिबेट का मुख्य कारण है, मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा, पिछले कई दशकों से जो परिस्थितियां नक्सल गढ़ के क्षेत्र बस्तर में जो निर्मित है और लगातार जिस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन होता आया है, जिसको स्वयं ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि कहीं न कहीं आम ग्रामीण आदिवासियों के साथ मानव अधिकार का हनन हो रहा है। इन परिस्थितियों में सामाजिक संगठन के लोगों का उन क्षेत्रों में खड़ा होना और उसकी सच्चाई को जनता के बीच लाने का प्रयास करना, ये सारे कृत्य, ये सारी घटनाएं हम वहां पर देखते आए हैं जी। परंतु जिन बातों को लेकर आज हम डिबेट कर रहे हैं कि ओडियम पंडा जो एक नक्सली है, जिसके कहने पर ये सारी बातें कि उन्होंने नंदिनी सुंदर और बेला भाटिया सामाजिक कार्यकर्ता को वो नक्सलियों से मिलाने का काम किया। मैं सबसे बड़ी बात अजय जी ये बोलना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो नक्सल क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में अनेकों ऐसे सामाजिक लोग हैं जो बस्तर के क्षेत्र में जाते हैं और नित नए तरीकों से लोगों से संपर्क करने का काम करते हैं, चाहे वो नक्सलवाद से समस्या। ठीक है घनश्याम राजू तिवारी जी, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर है कि खड़े करने की बात, बेला भाटिया को, नन्हे सुंदर को बड़े नेताओं से मिलवाने में पोडियम ने अपनी सहभागिता स्वीकार की और जिस तरीके से बेला भाटिया ने बयान दिया कि वो कई बार अंदरूनी हिस्से में गए, उससे बहुत सारी चीजें साफ होती भी हैं। लेकिन जिस समाजवाद की आप बात कर रहे हैं और जिस समाजवाद की बात बेला भाटिया कर रही हैं कि पोडियम पंडा बड़े सामाजिक आदमी थे, उनका एक उस क्षेत्र में नाम था, क्या मोहर लगा रहे हैं क्या आप उसमें? देखिए, ये तो दिख रहा है, ये कांग्रेस के लोगों का एटीट्यूड दिख रहा है। ये किनके साथ है? जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो राष्ट्र की पूरे प्रजातंत्र को इग्नोर करते हैं, जो प्रजातंत्र को अपमानित करते हैं, जो हमारे सैनिक जो शहीद होते हैं उनकी शहादत को घनश्याम जी से सवाल था। घनश्याम जी, क्या बेला भाटिया जो अपने बयान में समाजवाद पोडियम पंडा का बता रही है, उस पर मोहर लगा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल निश्चित भी नहीं। नक्सलवाद के इस क्षेत्र में जो भी सत्ता के विरोध में जन की भावनाओं के विरुद्ध खड़ा होने का काम करेगा, कांग्रेस कभी उसके साथ खड़ी हो ही नहीं सकती। परंतु सबसे बड़ी बात अजय जी, इस पूरी घटनाक्रम में हम जो देख पा रहे हैं, पोडियम पंडा की बातों को जिस प्रकार से बाहर लाकर उस पर जो चर्चाएं चल रही है, अभी तक कोई भी अधिकृत इस प्रकार के बयान पोडियम पंडा के माध्यम से सुनने को दिखाई नहीं पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरी घटनाक्रम में जिस तरीके से पोडियम पंडा की गिरफ्तारी हुई है, जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार करके उनके बयान बाहर आए हैं, ये सारी चीजें कहीं न कहीं जांच के विषय हैं और एक प्रकार से एक तरफा। सर मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन्होंने सरेंडर किया। पोडियम पंडा एक सरपंच रहा हुआ व्यक्ति। तिवारी जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो गिरफ्तार नहीं हुए, सरेंडर किया। हमारे साथ एसआरपी कल्लूरी साहब जुड़ रहे हैं। नक्सल ऑपरेशन के क्षेत्र में एक बड़ा अभियान चलाया उन्होंने और जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी, खासतौर से बेला भाटिया को लेकर आप लोगों ने उनका बड़ा विरोध किया। एसआरपी कल्लूरी साहब, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पोडियम पंडा की
का सरेंडर होता है, उसके बाद जो चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद बेला भाटिया का ये कहना कि एक सामाजिक व्यक्ति है, वो एक बड़ा काम किया है समाज सेवा के क्षेत्र में, पूरी परिस्थितियों को सर आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई छत्तीसगढ़ के बाहर का दिमाग आग लगा रहे छत्तीसगढ़ में? बेला भाटिया जी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है और पोडियम पन्ना भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, बट वो एक आदिवासी है जो जिनको नक्सलियों ने अपने गिरफ्त में रखे सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ काम लेते थे। जो आदिवासी बस्तर में रहता है उन लोगों के साथ ये दुविधा है कि नक्सली उन लोगों को अपने कब्जे में कर लेते हैं और उन लोगों से राष्ट्र विरोधी काम करवाते रहता है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो बहुत अच्छे से सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाया, उसके तहत काफी संख्या में आदिवासी लोग जो जबरन उन लोगों के लिए काम कर रहे थे वो लोग मुख्यधारा में जुड़े हैं। पोडियम पन्ना भी विगत 2.5 साल से मुख्यधारा में जुड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, बट नक्सली और शहरी नक्सली उनको आने नहीं दे रहे थे। बाद में हालत ये हो गई कि पोडियम पन्ना के सामने एक वो लोग आर्म्ड गार्ड भी रखे थे नक्सली लोग, ताकि वो बात के पुलिस के पास ना आ पाए। बहुत अच्छा है कि अभी पोडियम पन्ना ने सरेंडर किया है, इससे बहुत सारे राज इन लोगों को मालूम पड़ेगा और ये सामाजिक कार्यकर्ताओं का चोला ओढ़ के ये लोग जो नक्सलियों को सहयोग कर रहे हैं, ये सब अभी बेदखल हो जाएंगे और ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। कल्लूर साहब, एक चीज और आप समझना चाहेंगे, जब टंगिया ग्रुप के लीडर सोमनाथ की हत्या हुई उसमें प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, अर्चना प्रसाद, इनके खिलाफ मामला दर्ज होता है। अगर बार बार इस तरीके की चीजें सामने आई, उस वक्त भी आपने इंटरव्यू में कहा था कि चिंता वाली बातें हैं कि बड़े बड़े संस्थानों में जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, फिर इनके गिरेबान तक पुलिस के सुरक्षा बलों के हाथ क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? चाहे नंदिनी सुंदर हो या अर्चना प्रसाद हो, पुलिस के पास काफी एविडेंस है, प्रोसिक्यूट करने लायक सफिशिएंट प्रूफ्स है। अभी पोडियम पन्ना का स्टेटमेंट के बाद कुछ बचे नहीं गया। मेरे ख्याल से बहुत जल्द इन लोगों को गिरफ्तार हो जाएगा और इनको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। और वास्तव में छत्तीसगढ़ के माओवादी या बस्तर के आदिवासी, इनको मैं माओवादी नहीं कहता हूँ, उन लोगों को माओवादियों से पीड़ित कहता हूँ, क्योंकि बस्तर में माओवाद बाहर से आकर थोपा गया है, चाहे आंध्र प्रदेश का हो या तेलंगाना का हो, वहाँ के कमांडर्स आके जबरदस्ती बस्तर के आदिवासियों से माओइस्ट का काम करवाते हैं और इसका पूरा चाल अर्बन माओइस्ट चलाता है। बिल्कुल, अर्बन माओइस्ट चलाते हैं। साथ में कल्लूर साहब हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खास मेहमान साथ डिबेट में बने हैं। संजय पराते जी, जो कुछ भी तस्वीर बन रही है छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में, क्या बाहर से ये पूरा ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है, दिल्ली से या देश के बड़े शहरों से? क्या मानना है आपका? देखिए, एक दुष्प्रचार है। यदि पुलिस के पास किसी के भी खिलाफ इस देश के संविधान और कानून के उल्लंघन करने के सबूत हैं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन बिना किसी सबूत के आप आम आदिवासियों को या शहर के उन बुद्धिजीवियों को जो खुद भी जिनकी लेखनी नक्सलवाद के खिलाफ चलते रही है, उनको माओवाद को कुचलने के नाम पर, नक्सलियों को कुचलने के नाम पर आप उनको निशाने में लेंगे, तब दिक्कत पैदा होती है। सवाल यहां संविधान और कानून का आ रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि सेल्वाचुरन को तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित किया। सुप्रीम कोर्ट क्या इस देश की असंवैधानिक संस्था है? क्या सेल्वाचुरन को प्रतिबंधित करने के कारण अब सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाना चाहिए कि तुम माओवादी या नक्सलवादी हो? और दूसरी बात, हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हमें काम करने की उस क्षेत्र में पूरी आजादी मिलनी चाहिए जो कि बस्तर के क्षेत्र में नहीं है। नंदिनी सुंदर रिसर्च कर रही है, नंदिनी सुंदर अलग अलग किस्म के लोगों से मिलती है, व्यक्ति समूह से मिलती है, संस्थाओं से मिलती है, उनके विचारों को जानती है, उनके अपने रिसर्च के क्षेत्र है। अब मैं भी यदि बस्तर में के किसी अनजान इलाके में जाना चाहूंगा तो मुझे भी किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे माओवादी कनेक्शन हो गए। और यदि आप माओवादी कनेक्शन की बात करते हैं, अरे आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपके सामने एक किताब है,
उसका नाम वासु नहीं, शुभ्रांशु चौधरी की। खुलेआम उन्होंने कहा है कि मैं नक्सलियों के साथ इतने लंबे अरसे तक रहा हूं, उनकी मीटिंगों में बैठा हूं, नेताओं से बात किया हूं। क्या वो माओवादी हो गए? ये शहरियती नेटवर्क है, गिरफ्तार कीजिए। रुचिर गर्ग पत्रकार है बहुत बड़े जी, बहुत बार नक्सली नेताओं से मिले हैं और लंबे लंबे उनके इंटरव्यू छापे हैं। तो क्या उनके माओवादी कनेक्शन हो गए हैं? तो नक्सली नेताओं से मिलना अपने रिसर्च के सिलसिले में या किसी अन्य कामों से वो उनको माओवादी नहीं बना देता। ये पक्ष पत्रकार से जानेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा संजय पराते साहब। हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ बने हैं। हिमांशु जी, जो रिपोर्टिंग होती है पत्रकार बहुत सारे लोगों से मिलता है, फिर वो अपराधी भी हो सकता है, नक्सल विचारधारा के लोग भी हो सकते हैं। वो एक उस व्यक्ति से मिलना और मिल के आने के बाद ये कह देना कि वो बहुत बड़ा समाज सेवी है, क्या इन दोनों चीजों में फर्क है? देखिए, जो पूरे विषय के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, इसमें एक पोडियम पंडा के द्वारा एक बयान देने मात्र से आज बेला भाटिया नलिनी सुंदर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। नलिनी सुंदर या बेला भाटिया की नक्सलियों के संदर्भ या बस्तर में जो लोग भी सक्रिय हैं माओवाद के नाम पर, उनके प्रति हमदर्दी किसी पोडियम पंडा की गवाही की मोहताज नहीं थी। ये पूरा प्रदेश, पूरा देश अच्छी तरीके से जाता है। वो अपने स्टैंड पर है। अब उस स्टैंड के अंतर्गत वो अपने आप को जिस तरीके से भी प्रस्तुत करते हैं वो भी छुपा हुआ नहीं है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पष्ट तौर पर विभाजन है। एक जो इस देश के संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, जो इस देश के कानून के प्रति आस्था रखते हैं, और एक वो वर्ग है जो बंदूक के सहारे से अपनी राह खोज रहा है और उन्हें भटके हुए युवा के रूप में चित्रित करके जो सहानुभूति बनाने का माहौल तैयार किया जाता है, उन बुद्धिजीवियों में बेला भाटिया, नलिनी सुंदर जैसे लोग शामिल हैं। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में एक निर्णायक लड़ाई की स्थिति है। पोडियम पंडा की गवाही मात्र से कोई बड़ा तूफान आने वाला है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इससे बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अब एक्चुअली में किसी बयान की जरूरत नहीं है। एक सख्त कार्रवाई की अपेक्षा जो है छत्तीसगढ़ का जनमानस या देश की जनता कर रही है, इसकी जरूरत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बेला भाटिया के चलते एसआरपी कल्लूरी जी को जो है बस्तर से बेदखल किया गया, उनको पुलिस सहायता उपलब्ध कराई गई, तो उनकी संलिप्तता के संदर्भ में जब एक स्पष्ट तौर पर प्रमाणिक बयान आ रहे हैं, तो सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, ये आने वाले समय में देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि निश्चित रूप से यह बात स्वीकार्य होगी, भले कल्लूरी जी इस समय लाइन पर मौजूद है इसलिए इस बात को समझा पाए, पर यह बात सत्य है कि नक्सलियों के खिलाफ एक निर्णायक किस्म की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, उसमें कहीं ना कोई अड़चन जरूर आई है, कोई कमी आई है। उस अड़चन के बारे में जानने की ये जो करेंगे, साथी कल्लूरी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप सभी मेहमान भी बने रहिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबरें जरूर आई है, लेकिन खबर बड़ी है, क्योंकि सवाल देश की आंतरिक सुरक्षा का है। सवाल पूरा ये है कि क्या दिल्ली से बैठे लोग छत्तीसगढ़ को आग लगा रहे हैं, देश के अनुसूबों में आग लगा रहे हैं, और ऐसा हो रहा है तो जिस कार्रवाई की बात हिमांशु जी कर रहे हैं वो कार्रवाई होगी कैसे, ये एसआरपी कल्लूरी जी से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। प्रायोजक हैं पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी त्वचा को बचाएं, खेतों में हरियाली लाए बोपाराय मोटर स्टार्टर, और सुनो तो अपने दिल की लक्स कॉफी। खेतों में हरियाली लाए बोपाराय मोटर स्टार्टर, कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे, बेआवाज सालों साल चले। बोपाराय मोटर स्टार्टर। छत्तीसगढ़ ने पहना विकास का ताज, गांव-गांव में उतरा लोक सुराज। 13 साल डॉक्टर रमन पर विश्वास, पूरी हुई जन जन की आस। लोक सुराज, लोक सुराज, लोक सुराज अभियान। लोक सुराज, लोक सुराज, लोक सुराज अभियान। बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं से सीधी बात, किसान मजदूरों से सघन संवाद। अमराइयों में रमन की सजी चौपाल, जान रहे हैं योजनाओं का हाल। समस्याओं का हो रहा समाधान, पूरे हुए सैकड़ों के अरमान। सुकमा सूरजपुर तक प्रदेश विशाल, सुख सुविधाओं से मालामाल। लोक सुराज अभियान
अभियान, गांव-गांव जन-जन के लिए लोक स्वराज अभियान। योजनाओं में सबकी भागीदारी, चमकते कल की पूरी तैयारी। आज प्रदेश की मुस्कुराती तस्वीर, नौनिहालों की संवर रही तकदीर। लोक स्वराज अभियान 2017, गांव-गांव में जन-जन के द्वार पर। डॉक्टर रमन सरकार की एक और दस्तक, 3 अप्रैल से 20 मई तक। आजकल बड़ी कंपनियां भ्रामक प्रचार एवं महंगे प्रचार से अपनी वस्तुएं महंगी बेच देती है। तनमन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक में है अच्छे केमिकल्स का संतुलित मिश्रण, जो आपके कपड़ों को लंबी उम्र के साथ बेहतरीन चमक भी दे। इस्तेमाल करके देखिए तनमन डिटर्जेंट केक, तनमन डिटर्जेंट पाउडर। मैं जो अपने इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंटेन प्रिंस। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरेट। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरेट। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरेट। जी लर्न का भरोसा। चाय के साथ ताजा खबरें। तो आज की ताजा खबर क्या है? यही कि रीवा में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगने जा रहा है, जिससे सिर्फ ₹2.97 में सोलर बिजली मिलेगी। और तो और अब दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चलेगी मध्य प्रदेश की बिजली से। अरे वाह, हम अपने घर की छत पर क्यों ना छोटा सा रीवा लगा दें? अपने घर के लिए तो 2 किलोवाट का सोलर प्लांट काफी होगा, और इसके लिए तो 200 स्क्वायर फीट ही जगह काफी है। और खर्चा सिर्फ 1.5 लाख रुपए है, और सरकार की 30% की सब्सिडी से ये सिर्फ 1 लाख रुपए का ही पड़ेगा। ऊर्जा भवन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल में संपर्क करें। आजकल बड़ी कंपनियां भ्रामक प्रचार एवं महंगे प्रचार से अपनी वस्तुएं महंगी बेच देती है। तनमन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक में है अच्छे केमिकल्स का संतुलित मिश्रण, जो आपके कपड़ों को लंबी उम्र के साथ बेहतरीन चमक भी दे। इस्तेमाल करके देखिए तनमन डिटर्जेंट केक, तनमन डिटर्जेंट पाउडर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए। सवाल यह है कि पोडियम पंडा जिस नक्सली ने सरेंडर किया, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उसने पूछताछ में बताया है कि नंदिनी सुंदर और बेला भाटिया को वो जंगलों में ले गया, जो नक्सल के टॉप लीडर्स हैं उनसे उनकी मुलाकात करवाई। लेकिन पक्ष क्या है बेला भाटिया का, वो हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। बेला भाटिया जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। जिस तरीके के खुलासे सामने आ रहे हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इससे ऐसा है कि मैं पांडा जी को मिली थी, ये 2008 की बात है जी। उस समय मैं एक रिसर्चर थी CSDS दिल्ली में, और मैं बस्तर में आया जाया करती थी मेरे शोध काम के लिए। और मैं उस दिन पहले मनीष कुंदन जी का तो बेला भाटिया जी हमारा संपर्क एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बेला जी क्या सुन पा रही हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ जी। जी हेलो। हाँ बेला जी, लेकिन सवाल यह है कि आपने कहा कि आप रिसर्च के सिलसिले में गई और आपकी पोडियम से मुलाकात हुई, जो तमाम लोग थे उनसे मुलाकात हुई, लेकिन उस रिसर्च से लौट के आने के बाद आपको एक ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित कर देना जो 19 बड़ी वारदातों में शामिल रहा, 100 से ज्यादा जवानों की शहादत की साजिश में वो हिस्सा रहा, ये सब कुछ जानने के बाद भी उसके सम्मान में इतना कुछ बोलना, ये क्यों स्थिति आती है? नहीं, एक तो मैं पहले अपनी बात आपको पूरा नहीं कर पाई थी। उस समय आपको केवल इतना ही कहना चाह रही थी कि उस समय मैं उनको एक CPI नेता के हैसियत से मिली थी, और वहां पे उस इलाके में CPI का जो काम चल रहा था उसको समझने के लिए मैं उनसे मिली थी। तो मैं उनको चिंता गुफा उनके गांव गई थी उनके साथ, और फिर वहां पे चिंता गुफा के लोगों से वहां गांव की परिस्थिति इत्यादि की बात हुई थी। और उसके बाद पास ही के एक गांव में गई थी, जहाँ पे उस रात को मैं रही भी थी, और वहां पे उस रात को एक 2-3 महीने का एक बच्चा डायरिया से मर गया था। और मैं वो पूरे मतलब मैं देख पाई
कि इस तरह से उस सीजन में जो उस समय प्रेस में बहुत आ रहा था कि छोटे छोटे बच्चे डायरिया से मर रहे हैं, वहां पे भी ये एक केस हुआ था जिसको मैं प्रत्यक्ष देख पाई थी। तो वहीं पे उसी दिन वही ये एक टाइम था जब पांडा जी मुझे अपने मोटरसाइकिल पे बिठा के उस गांव तक लेकर गए थे, और मैं इस पर अपना एक लेख भी लिखने वाली हूँ जिसमें मैं और भी डिटेल्स देने वाली हूँ कि उस गांव में और चिंता गुफा में मैंने जो भी स्टडी किया था उसके बारे में मैं लिखने वाली हूँ। ठीक है, आप लेख लिखिए, अगर अंदरूनी इलाकों में समस्याएं हैं तो आप लिखिए, लेकिन एक सामाजिक समस्या के दौर में एक नक्सली को महिमा मंडित कर देना सवालों के घेरे में बेला जी ये है। SRP कल्लूरी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। कल्लूरी साहब, जो तस्वीर सामने आती है किसी व्यक्ति का अंदरूनी इलाकों में जाना, नक्सलियों से मिलना और उसके बाद उसकी तारीफ में कुछ कहना, क्या इन चीजों में फर्क नहीं है? मैं अभी बेला भाट, श्रीमती बेला भाटिया की बात सुन रहा था। बेला भाटिया ने पूरा झूठ बोल रहे हैं कि पोड़ियावी पंडा जी ऐसे कोई गांव जाके नहीं मिल सकते हैं जी। पोड़ियावी पंडा जी लगभग 3 साल से अंडरग्राउंड है, वो नक्सलियों के कब्जे में है जी। केवल और केवल नक्सलियों के काम कर रहा था बड़े जबरन को, और जैसे वो बोल रहे थे वो सामाजिक कार्यकर्ता है और उस हैसियत से मैं जाके मिला हूँ। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से श्रीमती बेला भाटिया जी अंदरूनी इलाके में जाती थी, नक्सलियों से मिलती थी, केवल और केवल नक्सलियों का काम करती थी। एक परिवार भी ये लोग नहीं दिखा पाएंगे, एक आदिवासी परिवार जिनको ये बेला भाटिया जी या नंदिनी सुंदर ऐसे लोगों की वजह से उद्धार हुआ हो। ये लोग केवल और केवल नक्सलियों से मिलते हैं, नक्सली पंथी से मिलते हैं, नक्सलियों के लिए ही काम करते हैं और प्रजातंत्र सरकार शासन के खिलाफ ये लोग काम करते आए हुए हैं। पोडियम पे मैं 3 साल से सारा इसके बारे में मैं खंडन करना चाहूंगी, ये गलत है, पूरी बात झूठ है जी। बेला जी, देखिए सवाल बार बार उठ रहे हैं और आरोप भी लगे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसलिए हमारा भी सीधा प्रश्न आपसे यही है, जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्या वाकई दिल्ली से कुछ लोग आते हैं, ग्रामीणों पर दबाव बनाते हैं और उसके बाद नक्सलवाद की सपोर्ट करने की कोशिश होती है कि चाहे आप हो कि चाहे नंदी सुंदर हो? हमारे पास पुख्ता सबूत है। जहाँ से दिल्ली से आते हैं, जिन जिन गाँव में जाते हैं, ये दिल्ली वाले जाने के बाद वहाँ नक्सली आके हत्याएं करते हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत है और मैं संजय पराती जी को भी बताना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ भी हमारे पास एविडेंस है और कारण की बात बहुत लंबा है। भले समय लगे, इन सब के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। यदि नंदिनी सुंदर या अर्चना प्रसाद जी रिसर्च करने आते हैं कि झूठाराम सरकार ने सच और झूठ कौन बोल रहा है उसको इसका सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार दे दिया है ना। ये श्रीमती नंदिनी रायपुर अपने आएंगे, हम रायपुर में के लोगों से बात कर रहे हैं, झूठा नाम क्यों बोलते हैं और ये लोग धमकाने के बाद आ गया है। अब रायपुर को समझ सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार मत लीजिए अनधिकृत रूप से। कल्लूरी साहब, संजय पराते जी कुछ कह रहे हैं। संजय पराते है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और आपको निश्चित रूप से कोर्ट में प्रोसिक्यूट करेंगे। कोई भी छूटने वाला नहीं है, भले समय लग सकता है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ओरल एविडेंस है, हमारे पास साइबर एविडेंस है, सब हम तुक्का से अरेंज कर रहे हैं। बहुत जल्दी कोर्ट में ट्रायल होगा, आप लोग देख रहिए। संजय पराते जी जरूर करिए, पर मेरे को मेरी बात पूरी करनी दीजिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो मेरे पे आरोप, ये जो मुझे मेरे पे ये जो काम किया है इसकी मैं आना चाहती हूँ, ये पूरी तरीके से हो गया है, पूरी तरीके से हो गया है। आप इन लोगों को कोई भी बचा नहीं पाएंगे। नहीं मैं तो ना ही पांडा मुझे वहाँ पे लेकर गए, ना ही कोई दूसरे व्यक्ति मुझे कभी पंडा जी से मिलने के लिए मैं 3 साल से तरस गया हूँ। जाती थी वो नहीं मिलता था, समाज पे लग रहा है, केवल और केवल नक्सल के लिए काम करता था, आप लोगों के लिए काम करता था और आप लोग उनको डरा के रखे हुए थे। पोड़िया में पंडा कई बार सरेंडर करने के लिए कोशिश किया, आप लोगों ने करने नहीं दिया। अभी वो सरेंडर किया है, आप सबका फोन खोलेगा वो। आप कौन कौन माओवादी से मिले हैं, कौन कौन सा हत्याएं करवाए हैं, कौन कौन सा एनकाउंटर करवाया है, अब अभी सब सामने आ जाए। ओडियामी पंडा जी आप लोगों के कब्जे में थे, आप लोग आदिवासी थे और आपके कब्जे में थे। अभी अच्छा हुआ तो आपके कब्जे से बाहर आया है और मुख्यधारा में जुड़ा हुआ है। जो संविधान के आप लोगों को पूरा नॉर्मल की अभी सामने आ जाएगा। अहिंसक ढंग से लड़ रहे हैं आप लोग, हम लोग का मत बंद करिए। हम लोग अहिंसक ढंग से और संविधानिक तरीके से लड़ रहे हैं और हम लोग को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे तो जरूरत नहीं है।
बेला जी जिस लड़ाई का जिक्र कर रही है वो क्या लड़ाई है, किसके खिलाफ लड़ाई चल रही है? नहीं, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरी बात पूरी करने ही देनी चाहिए थी, जिसमें मैं ये साफ कहना चाह रही थी कि ये जो मेरे पे आरोप लग रहा है कि मैं वहाँ पे माओवादी नेताओं से मिलने गई थी या जाति गलत है। और मैं जब मुझे पंडा जी वहाँ पे अपने चिंता गुफा गांव और एक और गांव लेकर गए थे और उनकी मोटरसाइकिल पे मैं बैठ के गई थी, वो वहाँ पे क्योंकि वो वहाँ के एक लोकल नेता है, बहुत सम्मानित नेता थे। ये 2008 की बात थी जब वो सीपीआई में थे और वो मुझे अपने सीपीआई से ही लोगों से मिलवाने के लिए गए थे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये मैं एकदम साफ साफ कहना चाहूंगी और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जैसे लोग जो अपने लेखन के द्वारा या अन्य ठीक है, लेखन और शोध का मसला। हिमांशु द्विवेदी जी आपको प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। हिमांशु जी, लेखन और शोध केवल एक आड़ है। हिमांशु जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से बेला भाटिया जी से, कि बेला भाटिया जी ने ये कहा कि वो 2008 में पोडियम पंडा जी से एक बार मिली थी और उनके माध्यम से वो उस इलाके में घूमी थी और एक डायरिया के कहर से बच्चों को मरते हुए उन्होंने देखा था। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा कौन सा रिसर्च स्कॉलर है जो 10 साल पुरानी घटना पर आज लेख लिखने पर विचार कर रहा है। मतलब अगर उस घटना से वो इतनी प्रभावित हुई थी, इतना दुखित हुई थी, इतना उनका हृदय फट गया था, तो वो लेख 9 साल से हमारे बीच में क्यों नहीं आया? आज पोडियम पंडा जब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और खुलासे कर रहा है, तो इस समय वो भावुक तरीके से ये कह रही है कि मैं उस संदर्भ में एक लेख लिखने वाली हूं। मैं स्वयं एक पत्रकार हूं, लेखक हूं। 9 साल बाद एक डायरिया के केस के संदर्भ में आप लेख लिखेंगे? किसके साथ मजाक कर रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? रिसर्च और पत्रकारिता में एक अंतर होता है और मैं एक शिक्षक की तरीके मैंने उस 10 साल का अंतर के बारे में मैं कई बार मेरे क्लासरूम में मैं बात कर चुकी हूँ। पोडियम पंडा की गिरफ्तारी के बाद लगता है आपको जब सब कुछ सर से गुजर जाए तब इनकी आर्टिकल पब्लिश होगी, इनके रिसर्च पब्लिश होंगे। जब सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा तब ये चीजें लिखेंगी। 8 साल 9 साल बाद अब सोच रहे हैं लिखने का। अरे वाह, बहुत बड़ा है। अब उनसे पूछिए कि जो मानवाधिकार की बात कर रही है, क्या हमारे सैनिकों को मानवाधिकार नहीं है? वहाँ काम करने आर्म फोर्स को मानवाधिकार नहीं है? आर्म फोर्स वहाँ काम करने जाते हैं संविधान को ऑनर करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए आर्म फोर्स, और आप उनके बारे में आपकी क्या करें? गुप्ता जी, ये सवाल आपका जायज है, लेकिन फिर क्यों स्थिति बनती है? क्या आप लोगों को नहीं पता चला क्या कुछ हो रहा है दंडकारण्य में? अगर सवाल कार्रवाई क्यों नहीं की? ये अपने आप बेला भाटिया जी का आज ये कहा गया कथन अपने आप में उन्हें संदेह के दायरे में लाता है, क्योंकि पोडियम पंडा ने ये बयान दिया है कि वो जो है बेला भाटिया जी या नलिनी सुंदर जी को ले जाकर नक्सलियों के नेताओं से मुलाकात करवाते रहते हैं। तो वो मुलाकात को अब जायज ठहराने की दृष्टि से, उनके साथ में अपने कनेक्शन को जायज ठहराने की दृष्टि से आज वो कह रही है कि वो एक रिसर्च का विषय था और रिसर्च के लिए वो गए थे। तो इस बात को कम से कम 9 साल बाद अगर वो कह रही है कि मैं इस पर लेख लिखने का विचार कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संदेह के उद्देश्य को वो खुद पैदा कर रही है। ये घटना के बाद ये जो अभी मेरे पे ये जो आरोप लगा है ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं इस पर एक स्टेटमेंट लिखूं। तब मैंने सोचा कि मैं स्टेटमेंट लिखूं ताकि उस समय की पूरी घटना का मैं वर्णन करूं। तो ये बात नहीं है। उस घटना के बारे में मैं कई बार अपने क्लासरूम में सब में 5 मिनट पहले आप कह रहे थे रिजल्ट क्या आया, अब बोल रही हैं आप कि इस घटनाक्रम के संदर्भ में लिख रही है, तो आप इस टाइम जानते हो सच क्या है? समझिए क्या जी? ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। संजय पराते साहब, नंदिनी सुंदर जी को भी आप जानते हैं, अर्चना प्रसाद जी को भी आप जानते हैं, बेला भाटिया जी को भी जानते हैं। आरोप इन पर बार बार लगते हैं। आप बता दीजिए बार बार क्या करने आते हैं? कौन सा सामाजिक काम होता है जंगल में? क्योंकि देखिए आरोप है इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और झूठा नाम बोल के क्यों रिसर्च करती है? देखिए, मैं बेला भाटिया जी को नहीं जानता जी, लेकिन नंदिनी और अर्चना प्रसाद के साथ मैंने बस्तर का दौरा किया था, जिसके बारे में कल्लूरी साहब अभी यहाँ पर डरा धमका रहे थे। हम बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं, हमारे खिलाफ सबूत है, कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस तरीके की राजनीतिक कार्यकर्ताओं से डराने धमकाने के लहजे में आप बात मत कीजिए। बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं ये कहना चाहता हूँ। ये कोई लोकतांत्रिक मतलब अफसर की जो है बातचीत नहीं है। आप विनम्रता पूर्वक बोले, कैसे भी दूसरी बात,
प्रस्तुत करेंगे? बस्तर के अंदर आप सब लोग जानते हैं मैं संजय पराते जी के कि मैं इसके बीच में बोलना चाहता हूं स्वतंत्र रूप से राजनीतिक गतिविधि करने की इजाजत सारे एविडेंस हैं। अगर उनके पास पूरे एविडेंस है तो इंतजार किस बात का हो रहा है कार्रवाई के लिए कल्लूरी साहब? अगर एविडेंस आ चुके हैं तो वही हमारा भी कहना है, वही हमारा भी कहना है। आइए रायपुर में तो हम बैठे हैं, आपकी क्षमता पे सवाल हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से सहमत नहीं है, जो भी मानवाधिकारों की बात करेगा, आदिवासियों के पक्ष में बात करेगा, इस महाशय के लिए सब माओवादी है। ये सबको जो है अंदर कर देना चाहते हैं। सच और झूठ कौन बोल रहा है उसको बांटने का सर्टिफिकेट शायद रमन सिंह ने इन्हीं के मत्थे सौंप दिया है। बड़ी अच्छी बात है। संजय पराती से हरिश्चंद्र बेचारे पन्ने बैठे हुए हैं, नाम से क्यों घूम रहे थे? पराते साहब जी नंदन और आप अपना आइडेंटिटी छिपा के झूठे नाम से क्यों घूम रहे थे? रिसर्च करना है तो नंदिनी सुंदर ने साफ तौर से बता दिया कि जब जब भी वो गई उनको रोका गया, परेशान किया गया। छद्म नाम से गई, जंगल से वापस आते ही साथ रायपुर में कदम रखते ही साथ हमने डिस्क्लोज कर दिया कि नंदिनी सुंदर गई थी। सीधी सी बात है। अब उसके बाद नंदिनी सुंदर पर क्या आरोप है नहीं है उसकी पुष्टि तो पुलिस को करना है। कीजिए, कौन मना कर रहा है? संजय पराते पर क्या आरोप है उन आरोपों को साबित पुलिस को करना है। कीजिए ना कल्लूरी जी, हम महीने तो हो गए सुप्रीम कोर्ट में भी हाथ खिलते हुए बैठ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तमाम परिस्थितियां हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी, देखिए कितना मामला उलझा हुआ है, तमाम पक्ष हैं। क्या आप लोगों को चिंता नहीं होती कि कंफ्यूजन जो है ये खत्म हो, कांग्रेस भी इसमें आगे बढ़े, सरकार के साथ जाए, पक्ष में जाए, लेकिन खुल को तो आइए, खुल के आइए आप लोग। देखिए अजय जी, जितनी बातें हम इस डिबेट के माध्यम से सुन पा रहे हैं या जितने भी तथ्य जो भी महानुभाव दे रहे हैं, उसमें एक चीज तो मुझे समझ में आती है कि आज की डिबेट का विषय थोड़ा सा आपको चेंज कर देना चाहिए था। एसआरपी कल्लूरी वर्सेस बेला भाटिया, क्योंकि ये जो दोनों तथ्य दिखाई पड़ रहे हैं, अपने अपने दावे ये जो पेश कर रहे हैं, उससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये वर्चस्व और खुन्नक की बात समझ में आती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, जिस हम ओडियम पंडा की बात आज कर रहे हैं, आज उनके तथ्यों के माध्यम से जो चीजें सामने आ रही है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। 25 मई 2013 की जीरन की वो घटना जिसमें हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया, और उस घटना के पश्चात अनेकों ऐसे नक्सलियों ने सरेंडर किए, जिसको यही प्रशासन और पुलिस कहती रही कि ये जीरन की घटना में शामिल थे। तो अगर उन नक्सलियों को पकड़ा गया था तो क्या उनके ओर से ऐसा कोई बयान नहीं है कि ये हत्याएं क्यों की गई थी, इन हत्या में कौन लोग शामिल थे, एनआईए की रिपोर्ट में उन बच्चों को क्यों नहीं जोड़ा गया? आज एक ओडियम पंडा के कहने पर इतना बवाल दिखाई पड़ता है, तो हमारे नेताओं की जो शहादत हुई उसमें जो नक्सली पकड़े गए थे, यही पुलिस और प्रशासन के लोग बाराती बनकर दूल्हे की बारात लेकर नाचते दिखाई पड़े थे। अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी कतई भी प्रजातंत्र के हत्यारों के तरफ खड़ी नहीं हो सकती, परंतु जिस प्रकार से लोकतंत्र में मानव अधिकार का उल्लंघन होगा, नक्सलियों के द्वारा अगर आम आदिवासियों का शोषण होगा, उन्हें मारा जाएगा, तो हम एक विपक्ष की भूमिका में हैं और हम अपने विपक्ष का दायित्व निभाना जानते हैं। क्या डबल स्टैंडर्ड लड़ाई चल रही है? जिस प्रकार की तथ्यों की बात को करके, वो भी हवा में ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है। अगर ओडियम पंडा के पास कोई सबूत है तो सबूत के आधार पर क्यों प्रशासन काम नहीं करती? किसने रोका है उन्हें? क्या बात है? जिस प्रकार की धमकी और चमकी इस डिबेट के माध्यम से हम सुन पाते हैं, तो मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में अच्छी बात नहीं है। अवधेश जी, देखिए अवधेश जी, ये अब कांग्रेस का भी पत्ता खुल गया कि ये किस पाले में बैठे हैं। अरे मुझे कांग्रेस का पूरा पत्ता खुल गया, पूरा पत्ता खुल गया। बोलिए, पंडा ने जो बयान दिया है, जो बयान नहीं हो रहे, आप तो उनको ऐसा कर रहे हैं जैसे आप बोल रहे थे मैंने इंटरनेट दो नक्सलियों को पकड़ लिया, आप उस तरह की बात। अरे वो नक्सली ही है, जनप्रतिनिधि किया है, जनप्रतिनिधि होना अलग बात है। जनप्रतिनिधि या तो बेला भाटिया की भाषा होगा, बेला भाटिया आज भी उसको समाज सेवक मानती है, जिनके ऊपर इतने हत्याएं और इतने सैनिकों का शहीद करने का आरोप है। आज आरोप को भी जो आदमी आरोपी है वो आरोपी हो जाता, आरोपी है, आरोपी है ना,
विरोधी लोगों को बोलते हैं जी लगाकर, जिनको सी लगाकर बोलते हैं, जो राष्ट्र को ध्वस्त करने के लिए आते हैं, ये उसी भाषा में संजय पराते और राजू जी बात कर रहे हैं। सही बात है, ये उसी भाषा में बात कर रहे हैं। आज राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटेंगे। नहीं तो आप चापलूसी को सम्मान समझते हैं क्या गुप्ता जी? आप चापलूसी को सम्मान कोई चापलूसी नहीं है, कोई चापलूसी नहीं है। आपने किसी भी व्यक्ति जीवन मेला भाजपा ने शहीद सैनिकों के बारे में एक शब्द नहीं बोला। आप बहुत से लोग के बारे में उसके संबंधित जीवन में किसी भी व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला। अब तीनों ने बेला भाटिया ने, राजू जी ने, संजय पंडा के लोग शहीद हुए सैनिक का जो शहीद हो रहे हैं, के बारे में नमन नहीं करते हैं, नाम के बारे में ऐसा नहीं जाते। हमारी पार्टी का स्टेटमेंट नक्सलियों की निंदा करते हुए आया है, इसलिए तमाम लोगों के साथ आज के इवेंट में एक भी हम जो हमारा शहीद हुआ है, हमारे जो सैनिक अर्धसैनिक बल के लोग शहीद हो रहे हैं, उसके बारे में आपकी शहादत को याद है, आपके बारे में कोई लोग है और आपसे उनको राइट के क्या कर रहे हैं, जो एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो नक्सलिज्म के बातेंगे क्या, वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कौन एंटी सोशल है? आप ही सच नहीं, आप सर्टिफिकेट देंगे हमें, आप हमें सर्टिफिकेट देंगे। वो पुलिस प्रशासन का अधिकारी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो प्रशासन तंत्र है, कोई राजनीतिक दल का आदमी नहीं बोल रहा है। इसलिए यह अधिकार दे दिया नहीं बोल रहा है सोशल करने का। अजय जी सबसे बड़ी उनके पास कोई ना कोई चीज है, इतनी बड़ी बात ने बोला है, से लाकर यहाँ पर क्यों पटक दिया? सबसे बड़ी बात यह है अवधेश जी, जो पोडियम पंडा के माध्यम से जो तथ्य पंडा ने जो बोला है वो तथ्य मान भी लिया जाए आपके चैनल के माध्यम से, इनके बातों के माध्यम से। बस्तर में कौन से आम आदिवासियों का हित होने वाला है? कौन से आम आदिवासियों को? मतलब ये सर्टिफिकेट अभी भी आप 13 वर्षों से इस सरकार में हैं, आपके प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी 13 वर्षों से इस सरकार में है। क्या आपने 13 वर्षों में यह व्यवस्था दी है कि वहां पे आदिवासियों के साथ इस प्रकार का कृत्य होता हो कि एक जनप्रतिनिधि नक्सली बन जाता हो? पोडियम पंडा इसी लोकतंत्र का प्रजातंत्र के माध्यम से जीता हुआ व्यक्ति है और उन्होंने जनता के हाथों से जीतकर सरपंच का काम किया है। आज सही हो गया क्या? आपकी नीति ऐसी नहीं, 13 वर्षों में ऐसी एक जनप्रतिनिधि को नक्सली बना कर लिया। आज ये नीतियां किससे बदली है? क्या आपके विकास में ये बात नहीं है नक्सली बनने से रोका जा सके? आज सैकड़ों की संख्या में जिनको आपने नक्सली बनाकर जेल में ठूस रखा है और उनके खिलाफ आपके पास आरोप नहीं है, क्या उनको आप नक्सली बताने का प्रयास करते हैं? उनके परिवार के साथ क्या गुजर रहा है इसकी चिंता आपको है? उनको किस प्रकार से आपने नक्सलियां बनाने का और नक्सलियों को पैदा करने का काम राजनीतिकरण कर रहे हैं, नक्सलियों को पैदा करने का काम आपकी सरकार करती है, आपकी नीतियां काम करती है कि आज बस्तर में नक्सलियों को आकर्षित हो रहा है सरकार और सत्ता के साथ इंटरनल जो ठीक है। ये तमाम स्थितियां हैं। बेला भाटिया जी वक्त कम है, थोड़ा छोटा जवाब देंगे। बेला भाटिया जी देखिए, जो तमाम आरोप आते हैं वो पुलिस जांच करेगी, जो बातें सूत्रों के हवाले सारे वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये छोटा जवाब चाहेंगे कि जब आप लोग जंगलों में अंदर जाते हैं, नक्सलियों से मिलते हैं, रिसर्च करिए आप, लेकिन उनकी महिमा मंडन जब आप कर देते हैं तो लगता नहीं कि समाज में एक नकारात्मक संदेश चला जाता है नक्सलियों को महिमा मंडित करने का? अनुसूचित जाति बेला जी आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हम महिमा मंडित करते हैं उनको? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा है। आप मुझे उदाहरण दीजिए। बेला जी, आज जो आपने बयान दिया उसमें कहा कि पोडियम पंडा बहुत अच्छे थे, एक सामाजिक उनका दायरा था, एक नक्सली के लिए ये शब्द कैसे इस्तेमाल हो सकता है? वो नक्सली बन गए हैं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो आज भी मुझे पक्का नहीं है कि वो नक्सली थे कि नहीं। उनके पूरे दुनिया को मालूम है, बेला जी को नहीं मालूम है जो नक्सली हो गया। मैं उनको मुझे नहीं जानती हूँ, मैं उनको केवल एक सीपीआई कार्यकर्ता की तरह ही जानती हूँ। और जब मैं उनको मिली थी तब वो सीपीआई कार्यकर्ता थे, तो वो बाद में कब वो नक्सली बने हैं या नहीं बने हैं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। एसआरपी कल्लूरी साहब, आपका जो प्रशासनिक अनुभव है, जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन में आपने काम किया, हालांकि एसआरपी साहब हमारे साथ नहीं है, हिमांशु द्विवेदी जी, जो तस्वीर पूरी निकलकर सामने आती है और पूरी डिबेट जो सामने आती है और जो तथ्य बार बार सामने आ जाते हैं सूत्रों के हवाले से या फिर आरोपों के तौर पर, क्या लगता है कि दिल्ली का दिमाग दंडकारण्य को जला रहा है?
नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं। दिल्ली का दिमाग दंडकारण्य को नहीं चला रहा है, दंडकारण्य की मदद जो है दिल्ली से मिलती है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। बेला भाटिया जी या नलिनी सुंदर जी कभी नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं। नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलता है प्रशासन के द्वारा, जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई पर सवाल उठाने का काम ये बुद्धिजीवी लोग करके समाज में एक वातावरण निर्मित करते हैं जिसमें सरकार को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। ये एक वैचारिक संघर्ष के योद्धा हैं। ये नक्सलियों से मुलाकात करके कोई उन्हें हथियार सप्लाई करने की डील करने के लिए नहीं जाते। मैं नहीं मानता इस बात को। इनका जो मूलतः तौर तरीका है, जो काम करने का तरीका, उसका नतीजा ये होता है कि जो सरकार, जो पुलिस, जो प्रशासन आम जनता के हित में, आम जनता के संरक्षण के लिए वहां पर सक्रिय होता है और उसके नतीजे में माओवादियों को क्षति उठानी पड़ती है। नक्सलियों को, जो अब महज एक गिरोह रह गए हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को शिथिल कराने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए एक वातावरण का निर्माण जनमानस में बनाने का काम इस प्रकार के बुद्धिजीवियों के माध्यम से होता है और ये समस्या की जड़ है। और ये जब समस्या सामने आती है तो एसआरपी कल्लूरी हो या कोई अन्य हो, स्वयं रमन सिंह जैसे लोगों को भी डिफेंसिव होना पड़ता है, क्योंकि आखिरकार इन लोगों की आस्था तो लोकतंत्र में ही है ना। इनकी व्यवस्था तो लोकतांत्रिक मर्यादा में है, इनकी आस्था संविधान में है। तो संविधान के अंतर्गत आपको, मुझे जो ठीक लगता है मैं तो वह करूंगा, इसकी याद नहीं देता। कानून के दायरे में रहते हुए काम करने की बाध्यता इन लोगों के साथ में है। पर जो जंगल में उत्पीड़न का काम कर रहे हैं, नक्सली जो वहां पर सक्रिय, उनके पास तो कोई कानून नहीं, उनकी बंदूक ही कानून है। तो इस द्वंद के अंतर्गत बेला भाटिया, नलिनी सुंदर जैसे लोग औजार बन जाते हैं और जिसकी कीमत देश पिछले लंबे अरसे से चुका है, झेल रहा है और देश का पूरा आंतरिक सुरक्षा तंत्र है वो भाव पर लग जाता है। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर मसला ये है कि वैचारिक द्वंद्व हो, क्योंकि हम द्वंद्वात्मक प्रजातंत्र में रह रहे हैं, लेकिन जब वो द्वंद्व हमारे देश के लिए, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, तब एक बार इस पे विचार करना होता है। और उन सभी लोगों को करना होता है जो शोध या रिसर्च के नाम पर जंगल में जाए या फिर कोई ऑपरेशन चलाने। फिलहाल आपकी आवाज में इतना है।